Hi guys, good evening all of you. So start करते हैं with next part, that is Eastern Economic Forum. So इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग है या फोरम है हमारे लिए. इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, मतलब ज्योग्राफी से भी इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे फोरम से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लेता है. ठीक है. सो अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड की थी एक वर्चुअल मीटिंग of the 7th Eastern Economic Forum hosted by Russia in Vladivostok. ठीक है. तो ये मैप में आप ये जो लोकेशन देख पा रहे हो, ये है रशिया का फार ईस्ट रीजन. ठीक है. तो जनरली रशिया के जो इम्पोर्टेंट अर्बन सिटीज हैं या जितने भी अर्बन एरियाज हैं वो ज्यादातर इसके वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है. जैसे मॉस्को हो गया, सेंट पीटर्सबर्ग हो गया. तो ये सारे जो रीजन है ये आपको एकदम वेस्टर्न एंड पे देखने को मिलेंगे, यानी यूरोप के पास देखने को ये शहर मिलेंगे. जो फार ईस्ट रीजन है उतना डेवलप नहीं है, बट इट इज वेरी मच रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से इसका एक बहुत ही अपना एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है. और यहाँ पे डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए पुतिन साहब जो है वो ये फोरम जो है लॉन्च किया ताकि बाकी कंट्रीज आए और जो रशिया के अंदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट सैंक्शंस और भी बहुत सारे जो उनकी अपनी इकोनॉमी की जो कंस्ट्रेन है उसको ओवरकम करने के लिए वो और कंट्रीज को एनकरेज कर रहे हैं कि वो इंडिया यहाँ इस रीजन में आके इन्वेस्ट करें. ठीक है. तो व्लादिवोस्टोक की हमने बात करी, तो व्लादिवोस्टोक आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दिख रहा है व्लादिवोस्टोक. सो देख लेना, ये व्लादिवोस्टोक है. यहाँ पे एकदम सी ऑफ जापान पे ये खुलता है और ऑलमोस्ट सबसे ईस्टर्न पॉइंट कह सकते हो इसको रशिया का. ठीक है. अब इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट प्लेसेस अपने को पता होना चाहिए. एक तो ये चीज याद रखना, रशिया का जो बॉर्डर है वो नॉर्थ कोरिया के साथ टच होता है. कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लोगों को लगता है कि सिर्फ चाइना के साथ ही टच होता है, पर ऐसा नहीं है. रशिया को भी टच करता है नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर. ठीक है. अब ऊपर यहाँ पे आप देखते हो सी ऑफ ओखोस्टक. ठीक है. फिर है सांकलिन आइलैंड. हाँ, तो रशिया के अंडर है. और ये कमचटका प्लाटू, ये भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है. ये याद रखना, इस टाइप की चीजें आपसे पूछ सकता है यूपीएससी के अंदर. और फिर यहाँ पे क्यूरल आइलैंड, ये किसके जुरिडिक्शन में? रशिया का और जापान का बात चल रहा है. करेक्ट. मतलब मैक्सिमम इसका जो रीजन है वो क्यूरल आइलैंड का जो पार्ट है वो रशिया के पास है और थोड़ा डिस्प्यूट चलता है इसका बिटवीन जापान एंड रशिया. ठीक है. तो ये इतना अपने को याद रखना चाहिए. आगे थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो ये जो रीजन है इट बॉर्डर्स विद पैसिफिक एंड आर्टिक ओशन एंड 5 कंट्रीज. अब ये 5 कंट्री कौन कौन सी है? चाइना है, जापान है, मंगोलिया है, यूनाइटेड स्टेट और नॉर्थ कोरिया. ठीक है. तो नॉर्थ कोरिया का तो हमने अभी डिस्कस किया. यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पे एक स्टेट लगता है. ठीक है. उस स्टेट का कोई नाम बता सकता है जो लगता है यहाँ पे? क्या नाम है उस स्टेट का? हाँ, अलास्का है. तो याद रखना, बिकॉज ये पहले पार्ट जो था ये रशिया से ही इन लोगों ने खरीदा था, यूएस ने. ठीक है, अलास्का. सो ये था कुछ कंट्रीज जो इसको टच करती हैं. अब ये जो रीजन है दिस इनकम्पासेस 1/3 ऑफ द रशियाज टेरिटरी. मतलब रशिया की 33% टेरिटरी ये रीजन ऑक्यूपाई करता है. एंड इट इज रिच इन नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फिश, ऑयल, नेचुरल गैस, वुड, डायमंड, कोल एंड अदर मिनरल्स. इसीलिए बाकी कंट्रीज इस एरिया में इन्वेस्ट करने को रेडी हो गई हैं. ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया. अब अगर हम बात करें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फोरम है और ये शुरू हुआ था 2015 के अंदर. एम यही था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करें इन रशियाज फार ईस्ट रीजन. ठीक है. ये अपने को पता होना चाहिए. अब यहाँ पे इस रीजन की इकोनॉमिक पोटेंशियल है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके चलते कंट्रीज इसमें इन्वेस्ट कर रही है. अभी इंडिया ने जो एग्रीमेंट इसमें किए हैं वो किन एरियाज में फोकस करते हैं? पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, मिनरल एक्सकवेशन, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. ठीक है. सो ये कुछ डिटेल्स जो अपने को पता होने चाहिए ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में. अब अगर हम बात करें कुछ और एक्टर्स जो इस रीजन में एक्टिव हैं, मतलब अभी इंडिया का तो हम आगे देखेंगे, बट कुछ और जो एक्टर्स हैं जो एक्टिवली अपना प्रेजेंस बना रहे हैं इस एरिया में, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इसमें चाइना. ठीक है. चाइना इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन दिस रीजन. चाइना का जैसे कि आप जानते हो
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो चल ही रहा है, साथ ही साथ एक पोलर सी रूट भी चल रहा है, ठीक है, जो कि रशिया के फार ईस्ट रीजन से जाता है। तो इस वजह से चाइना का जो प्रेजेंस है और जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा है इस एरिया में। अपार्ट फ्रॉम दैट साउथ कोरिया और जापान भी है, वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस एरिया में बिकॉज ऑफ ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज। अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो पहला तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड रशिया, उसको डीपन कर सकते हैं बिकॉज पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इंडिया इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम रशिया एंड मूविंग टूवर्ड्स यूएस, ठीक है, मतलब जितना शायद पहले हमारा रिलेशन स्ट्रांग था शायद आज उतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगर हम फार ईस्ट रीजन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो डीपन होगा। प्लस इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक चीज चल रहा है, ठीक है, जो हमने कल डिस्कस किया ही था। तो आप कल का जो सेशन है वो उसको रेफर कर सकते हो अगर एक्ट ईस्ट पढ़ना है तो आपको, ठीक है। तो इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके अंदर एक बहुत ही की पिलर है स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑफ इंडिया एंड रशिया, ठीक है। तो इंडिया और रशिया का ये स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, ये एक इंपॉर्टेंट पिलर है। तो जब भी आप आईआर की कोई आंसर लिखते हो ना, तो कंट्रीज के बीच में आपको उनका पार्टनरशिप का स्टेटस पता होना चाहिए। ये जो वर्ड लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ऐसा का ऐसा ये वर्ड पार्टनरशिप वाला कोट करोगे तो डेफिनेटली विल फेच एक्स्ट्रा 1 और 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आप फेच कर लोगे, ऐसे कीवर्ड्स या वैल्यू लोडेड टर्म्स लिखोगे। तो ये जो फ्रेज है स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये डिफाइन करता है इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप को, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट करता है इंडिया की इंडो पैसिफिक विजन। ऑल्दो रशिया का कोई स्टैंड नहीं है, मतलब रशिया डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी इंडो पैसिफिक रीजन एज सच। रशिया के लिए एशिया पैसिफिक रीजन टर्म इस्तेमाल होता है या वो टर्म इस्तेमाल करता है। इंडिया और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग वेस्ट, वो सब आजकल इंडो पैसिफिक इस्तेमाल करने लगे हैं। चाइना और रशिया अभी भी एशिया पैसिफिक जो टर्म है वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये इंडो पैसिफिक विजन जो है उसको फुलफिल करने में हेल्प करेगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये देखना, साउथ चाइना सी का स्पेसिफिक रेफरेंस है इसमें, बिकॉज रशिया का ये जो फार ईस्ट रीजन है इससे अगर हमारा कनेक्शन होता है तो वो वाया साउथ चाइना सी होगा। तो उस सेंस में जो इंडिया का फ्री एंड ओपन नेविगेबल इंडो पैसिफिक है उस लाइन में ये चीज एक इंपॉर्टेंट पिलर बनता है, ठीक है, साउथ चाइना सी। नेक्स्ट, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती है, पहला एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो वो दोनों इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज बनती है। नेक्स्ट, रिसोर्स रिच रीजन है, जैसा कि हमने बात किया एनर्जी तो है ही, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए भी सुटेबल लैंड अवेलेबल है, ठीक है, जो कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इंडिया को चाहिए होती है। सो यहाँ से अगर एनर्जी निकाल पाता है इंडिया तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कनेक्टिविटी पे। तो एक सिस्टर सिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। हम इंटरनेशनल रिलेशन में आजकल या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर देख रहे हैं ये सिस्टर सिटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है। जैसे कि आई थिंक अहमदाबाद और कोब कोब जो है वो जापान में एक सिटी है, ठीक है। तो उनके आपस में बीच में टाइज करे गए हैं। सिमिलरली चेन्नई और व्लादिवोस्टॉक, इनको सिस्टर सिटीज के तौर पे देखा गया है और इनके बीच में जो पोर्ट्स है उनका कनेक्शन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है यहाँ पर। अगर इंडिया इन्वेस्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं चाइना का जो इन्फ्लुएंस है रशिया के अंदर उसको काउंटर बैलेंस करेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसके चलते इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है इन द फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया। अब जैसे हमने थोड़ा सा एक और आई थिंक फैक्टर आ गया ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, तो कोई सवाल आपसे ऐसा पूछ सकता है कि यार वेस्टर्न पार्ट तो इतना डेवलप्ड है रशिया का, ईस्टर्न पार्ट डेवलप क्यों नहीं है, ठीक है। तो एक तो मेजर रीजन यहाँ पे ये रहता है कि एकदम फ्रीजिंग कोल्ड है ये वाला जो रीजन है, ठीक है। फ्रीजिंग कोल्ड होने का रीजन क्या है, यहाँ पे जो पोर्ट्स है सारे के सारे जमे हुए रहते हैं। तो कोई रीजन बताना चाहेगा, मतलब ज्योग्राफी से इसका लिंक है, तो कोई रीजन बता सकता है कि क्यों यहाँ पे सारे पोर्ट जो हैं वो फ्रोजन रहते हैं ऑल ईयर अराउंड? कोई रीजन है किसी के पास? सर क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब करंट नहीं पहुंच पाता। सर आपका ऑडियो नहीं आया सही से, एक बार वापस रिपीट कीजिए। सर क्योंकि यहाँ पे कोई बॉम्ब वाटर करंट नहीं पहुंच पाता। हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एक ओशन करंट आता है, ठीक है।
तो ओशन करंट का नाम बता सकता है कोई? ये कोल्ड ओशन करंट है, ओरोशिवो। सर काम ठीक है, चैट का सर। ओरोशिवो। ठीक है, ओरो स्पेलिंग देख लेना, मेरा स्पेलिंग शायद उतना सही नहीं हो। ओरो की वो। ठीक है, और ये कोल्ड वाटर करंट है। अब कोल्ड वाटर करंट आता है तो वो बर्फ को बढ़ाता है, ठीक है, फ्रीज करता है। तो ये कोल्ड वाटर करंट, इसकी वजह से यहाँ पे इस पूरे रीजन के अंदर जो पोर्ट्स है वो जमे हुए रहते हैं, इसलिए मूवमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। नीचे जापान की साइड से एक वार्म वाटर करंट आता है, ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है क्यूरोशिवो। इसको मैंने, हाँ क्यूरोशिवो। ठीक है, इसको याद करने का तरीका ऐसा है, मतलब आपको ये तो याद रहेगा ओरोशिवो है और क्यूरोशिवो है, लेकिन ऑर्डर नहीं याद रहता कि कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है। तो ऐसा याद रखना, हम ओके पढ़ते हैं, पहले ओ आता है फिर के आता है। तो अगर नॉर्थ से साउथ जाओगे तो पहले ओ आएगा, ओरोशिवो, और फिर के आएगा, क्यूरोशिवो। अब ओरोशिवो जो है वो नॉर्थ पोल से आ रहा है तो वो ठंडा होगा, क्यूरोशिवो जो इक्वेटर की तरफ से आ रहा है वो गर्म होगा। और ये जब दोनों यहाँ पे टकराते हैं तो इससे आप जानते हो एक ब्रीडिंग एरिया बनता है, ब्रीडिंग जोन बनता है मछलियों के लिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। और राइट, सो यही था कुछ। हाँ बोले। ओयाशियो है आई थिंक करंट, कुरोशियो एंड हाँ ओयाशियो। हाँ, मतलब देख लेना ओ स्पेलिंग का, मैं हाँ स्पेलिंग का देख लेना मतलब। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इंडिया ने इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो कल हम लोगों ने लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में डिस्कस किया था, तो आई थिंक सबको पता ही होगा लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। लेकिन रशिया के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब तक इंडिया जो लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा था बाकी कंट्रीज को, वो जनरली लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज होगी, तो ये सब लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी। लेकिन रशिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, तो पहली बार इंडिया ने किसी डेवलपिंग कंट्री को सामने से लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया है। तो ये अपने आप में एक रिमार्केबल कह सकते हैं एक इनिशिएटिव था कि हम एक खुद डेवलपिंग कंट्री होते हुए दूसरी डेवलपिंग कंट्री के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट खोल रहे हैं। ठीक है, तो 1 बिलियन यूएस डॉलर का हमने ये लाइन ऑफ क्रेडिट खोला था। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट, इंडिया यहाँ पे इंडिया का ओएनजीसी जो है, ठीक है, वो सखालिन वन करके एक प्रोजेक्ट है, वहां पे कुछ स्टेक परचेज किया है। तो सखालिन जो है वो एक ऑयल फील्ड है जहां से ये ऑयल निकाल रहा है, और ओएनजीसी वहां से ऑयल निकाल के परचेज करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इससे रिलेवेंट ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो यूपीएससी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बना सकता है, तो मैं एक बार वो क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है, सो कंसीडर द फॉलोइंग टर्म, पावर ऑफ साइबेरिया या सिला सिबरी एंड नॉर्थ स्ट्रीम आर रिसेंटली इन न्यूज, सो व्हाट आर दीज? क्या है ये, कोई बताना चाहेगा? पावर ऑफ साइबेरिया, नॉर्थ स्ट्रीम। गैस पाइपलाइन। करेक्ट। तो बता दो कौन सी किसके लिए है, ये अलग अलग पाइपलाइंस है। Nord Stream is for सर नॉर्थ Germany. स्ट्रीम। करेक्ट, नॉर्थ स्ट्रीम इज फॉर जर्मनी, और पावर ऑफ साइबेरिया इज फॉर Russia. नहीं नहीं, चाइना के मतलब चाइना के लिए है, मतलब ये और निकल कोल सारी के रशिया से। हाँ, मतलब निकल ये सब रशिया से ही रही है, लेकिन जो कंट्री जिनको दी जा रही है, नॉर्थ स्ट्रीम जर्मनी से होते हुए और भी यूरोपियन कंट्रीज को दी जा रही है, बट इसमें मेजर प्लेयर जो है जर्मनी रहता है। सिमिलरली पावर ऑफ साइबेरिया सिला सिबरी जो है वो चाइना के लिए है। ठीक है, तो याद रखना, ये ऐसे सवाल आपसे यूपीएससी प्री के अंदर पूछ सकता है। अब चलते हैं आगे, वे अहेड क्या होना चाहिए। पहला, हार्नेस कर सकते हैं सॉफ्ट पावर पोटेंशियल को। ठीक है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारी कंपनी जाती है, हमारे लोग इस रीजन के अंदर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली पीपल टू पीपल टाइज हैं वो एनहेंस होंगे, और जिससे सॉफ्ट पावर जो है वो इंक्रीज होगी, लेबर माइग्रेशन होगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ेगी, इंडिया में चीपर रॉ मटेरियल आ सकेगा। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस आप लिख सकते हो। एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लाइक चाबार पोर्ट, तो कल भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया ही था। नेक्स्ट, और भी बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स जो है वो निकाले जा सकते हैं, लाइक टिम्बर, टूरिज्म, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। फिर बैलेंस करेगा इंडो पैसिफिक को। ठीक है, तो
जैसे कि आप जानते हो इंडिया बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव में जुड़ गया है विच आर नॉट टू द लाइकिंग ऑफ रशिया, लाइक क्वाड हो गया या इंडो पैसिफिक का पूरा विजन ही हो गया, तो रशिया इससे सब्सक्राइब नहीं करता। ठीक है, अब रशिया के साथ रिलेशन को फेवरेबल बनाना है तो ऑटोमेटिकली अगर हम फार ईस्ट रीजन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रेंथन होगा और उससे हमारा जो इंडो पैसिफिक का जो पर्सपेक्टिव है वो बैलेंस करने में हमें हेल्प मिलेगा। इसके अलावा अब ये तो था अबाउट द फार ईस्ट रीजन। रिलेटेड न्यूज में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से ये ग्रुपिंग तैयार हुआ है कॉल्ड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, IPEF। ठीक है, तो आप इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले कुछ सालों में। ठीक है, सो अभी रिसेंटली ये एक 14 मेंबर ग्रुपिंग जो है वो तैयार हुआ है। कंट्रीज कौन कौन है इसमें? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनई, फीजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड US। इसमें याद रखना चाइना नहीं है और यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये 14 कंट्री जो है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आती हैं और इस ग्रुपिंग के 4 पिलर हैं। ठीक है, ये जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया इसके 4 पिलर है। पहला है ट्रेड, दूसरा है सप्लाई चेन, तीसरा है क्लीन इकोनॉमी और चौथा है फेयर इकोनॉमी। ठीक है, अब इंडिया ने इसमें 3 पिलर्स पे एग्री अपॉन कर लिया। पहला सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। जो ट्रेड वाला जो इशू है जहां पे डिजिटल टैक्सेस की इक्वलाइजेशन लेवी हटाने की बात हो रही है, वहां पे इंडिया थोड़ा एग्रीड अपॉन नहीं है इस चीज को लेके। ठीक है, तो वहां पे इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, बट धीरे धीरे शायद हो सकता है कि उसको रिजॉल्व कर लिया जाए। तो ये एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप रहेगा जिसका एम ये है कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंस, इंक्लूसिवनेस, फेयरनेस, कॉम्पिटेटिवनेस इस रीजन के अंदर बढ़ाएं। और इस ग्रुपिंग के थ्रू इंडिया जो पहले ग्रुपिंग से बाहर निकला था, लाइक रिसेप से बाहर निकल गया था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसमें से बाहर निकल गया था, तो अब इंडिया के पास एक और अपॉर्चुनिटी आई है कि वो ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बन सके। ठीक है, तो इसलिए IPEF एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है। इसके आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना इस चीज को। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट फार ईस्ट रीजन। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है अभी तक जो पढ़ा उसमें? दोस्तों की एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्रीज के बीच है? एक बार वापस रिपीट करना मैम। वोस्तोक, व्लादिवोस्तोक है ना, तो वो वोस्तोक एक्सरसाइज है, वो कौन कौन सी कंट्रीज के बीच है? रशिया इंडिया और इंडिया के बीच में। इसमें चाइना भी है। आई थिंक और भी कंट्रीज है, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट टॉपिक है रीजनल कोऑपरेशन फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो टॉपिक से नाम से ही पता लग रहा है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की बात हो रही है इंडो पैसिफिक रीजन में। सो अभी क्वाड कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया था ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एग्रीमेंट। ठीक है, सो HADR एग्रीमेंट ये साइन हुआ था और ये क्वाड लीडर्स की मीटिंग हुई थी इन टोक्यो, जहां पे दिस एग्रीमेंट वाज साइन एज पार्ट ऑफ द शेयर्ड विजन फॉर फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट इंडो पैसिफिक। तो ये टर्म, मतलब ये पूरा फ्रेज जो है ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इंडो पैसिफिक की बात करोगे क्वाड के पर्सपेक्टिव से, तो आपको ये टर्म पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा लिखना है कि फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट इंडो पैसिफिक रीजन ये कंट्रीज चाहती हैं। नेक्स्ट, अब इस पार्टनरशिप के पिलर्स क्या हैं या इसमें मेन एम क्या है? तो पहला, रिस्पॉन्ड करना वल्नरेबिलिटीज को, सर्व करना एज अ डेडिकेटेड फ्रेमवर्क, यानी जो भी डिजास्टर रिस्पॉन्स रहेगा पहले ही उसका एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा ताकि कोई एडहॉक रिस्पॉन्स ना रहे। ठीक है, पहले से ही एक सोचा समझा रिस्पॉन्स पहले से तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑर्ग्यूमेंट करे कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ HADR ऑपरेशन बाय डिफरेंट प्लेयर्स। ठीक है, प्लेयर्स इसमें वही 4 क्वाड कंट्रीज जो हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन तो चारों के लिए कॉमन है। यहाँ पे जो भी HADR ऑपरेशंस होंगे वहां पे ये लोग इंटरऑपरेबिलिटी कर सके, लोगों की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी डेवलप कर सके। लास्टली, प्रमोट इंक्लूजन स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो उनका ध्यान होना चाहिए जब भी हम कोई डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑपरेशन कर रहे हैं। अब
वल्नरेबिलिटीज क्या आती है, क्यों जरूरत पड़ी है पहली बात इस इनिशिएटिव की। तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो एक हाईली डिजास्टर प्रोन रीजन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक, सुनामीज, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, साइक्लोन्स आते रहते हैं। तो कोई बताना चाहेगा रीजन क्यों है, क्या रीजन है कि ये इतना ज्यादा डिजास्टर प्रोन है? सर अर्थक्वेक्स और सुनामीज तो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आते हैं, हम्म, और साइक्लोन्स सर वो ट्रॉपिकल एरिया में लोकेटेड है सर, ये वाला रीजन इंडो पैसिफिक, इसलिए। राइट। हाँ, तो यहाँ पे एक और टर्म वो रिंग अपने को ऑफ पता। फायर पे है। हाँ, बहुत बढ़िया। रिंग ऑफ फायर जो था वो आपको यहाँ पे कोट करना चाहिए, ठीक है। रिंग ऑफ फायर या सरकम पैसिफिक बेल्ट जिसको हम बोलते हैं, तो ये रीजन वहां पे लाई करता है। फिर ट्रॉपिकल रीजन भी हो गया, तो ये साइक्लोन सब कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। ये दो रीजन पड़ते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिजास्टर प्रोन रीजन बन जाता है। नेक्स्ट, दिस रीजन फेसेस अ लॉट ऑफ वाइड एरिया ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। वो टेम्परेचर, अब नॉर्मल फ्लक्चुएशन इन रेनफॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, और ज्यादातर ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो वो अपने आप कोई इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स नहीं तैयार कर सकती। नेक्स्ट, अब सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहला, क्रिटिकल फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो फेस करती हैं इस टाइप के नेचुरल डिजास्टर, तो वहां पे अगर हम ऐसा कोई रिस्पॉन्स तैयार कर लेते पहले ही, तो उससे हम जो रिस्क है उसको कम कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर इट इज क्रूशियल फॉर सपोर्ट इन रिकवरी फेज। तो जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो इसको आप 4 पिलर्स बोल सकते हो इसके, ठीक है। पहला है रिस्पॉन्स, दूसरा है रिकवरी, तीसरा है मिटिगेशन, और चौथा है प्रिपरेशन, ठीक है। तो नाम से ही पता लग रहा होगा कि चारों पिलर्स का फंक्शन क्या है, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बट जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो वहां पे आप इस टाइप का जो फिगर है उसको तैयार करके मतलब बनाकर लिख सकते हो अपना आंसर। तो ऐसे डायग्राम आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये वाला फिगर। अब जैसा कि हमने बात किया, क्रूशियल है रिकवरी फेज में, क्योंकि ज्यादातर हमारा जो ध्यान होता है डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक तो रिस्क रिडक्शन पे रहता है और दूसरा प्रिपेयर्डनेस पे रहता है, ठीक है। हम रिकवरी फेज पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो यहाँ पे वो रिकवरी फेज पे खासा फोकस रहेगा। नेक्स्ट, बेटर करेगा डिप्लोमेटिक टाइज। जब भी एचएडीआर ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं, तो ये दोनों कंट्रीज के लोगों के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे इंडिया ने नेपाल को हेल्प किया नेपाल अर्थक्वेक, ठीक है। अभी रिसेंटली मोजाम्बिक के अंदर साइक्लोन आया था, तब इंडिया ने हेल्प किया। तो इस टाइप की जब हेल्प पहुंचाई जाती है, तो डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो इम्प्रूव होते हैं। लास्टली, इमर्जिंग नीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक क्रॉस बॉर्डर इशू हो गया है, ठीक है। इट इज नॉट लिमिटेड टू वन कंट्री, पूरा इट स्प्रेड अक्रॉस द बॉर्डर्स। सो इस पॉइंट इस कारण रीजनल कोऑपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है, ठीक है, ताकि नेचुरल डिजास्टर से एक बेटर तरीके से डील कर सके। ऑलराइट, अब चैलेंजेस की बात करते हैं। क्या चैलेंजेस है इन इफेक्टिव कोऑपरेशन? पहला, सॉवरेनिटी इशू है, बिकॉज इसके अंदर जो डेटा शेयर करना है वो कई बार कंट्रीज को ऐसा लगता है कि वो उसकी सॉवरेनिटी के खिलाफ हो सकता है, तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसके चलते ये डेटा शेयर नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। लोगों को अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट किया जाए, ठीक है। मतलब इंडिया में भी अगर हम बात करें तो उतना होलिस्टिक नहीं है, आगे देखेंगे क्यों होलिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है प्रीडोमिनेंस ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। तो जितना भी डिजास्टर रिस्पॉन्स रहता है, स्पेशली इन द साउथ एशियन कंट्रीज, ये सब आर्मी कंडक्ट करती है, ठीक है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। तो यहाँ पे आर्म फोर्सेस रहती हैं, और इसी कारण के सपोर्टिंग या नेबरिंग किसी कंट्री में कभी भी कोई एचएडीआर ऑपरेशन कंडक्ट करना हो, तो कंट्रीज जो है काफी हेजिटेंट रहती हैं दूसरे की फोर्सेस को अपनी कंट्री में बुलाने के लिए, ठीक है। तो इसके चलते जो रीजनल कोऑपरेशन है वो हिंडर होता है, ठीक है। जैसे हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में डेडिकेटेड एजेंसी कौन सी है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस या इमरजेंसी रिस्पॉन्स को लेके? NDRF। करेक्ट।
क्या फुल फॉर्म है एनडीआरएफ का? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। कौन सी मिनिस्ट्री में? एमएचए के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ होम तो अफेयर्स। ये याद रखना, इसमें से एनडीआरएफ में से लोग जो है, इसके जो बटालियंस होती है, ये डेप्यूटेशन पे ली जाती है फ्रॉम डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, यहाँ से बटालियन ली जाती है और एनडीआरएफ के अंदर डेप्यूटेशन पे जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो याद रखना एनडीआरएफ के बारे में। नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज रहती हैं, जिसकी वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट जो एरिया है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं जाती है, ठीक है। वो सारा डेवलपमेंट पे फोकस करते रहते हैं, वो भी एक इश्यू है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ चाइना। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना जो है वो बहुत तेजी से अपना जो हेजेमनी है उसको बढ़ा रहा है, ठीक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो वो भी एक इश्यू है जिसको एड्रेस करना चाहिए। अब एरियाज कॉपरेशन, और कौन से एरियाज में कॉपरेशन कर सकते हैं? तो पहला, अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार करके दे सकते हैं। जैसे सुनामी के खिलाफ हम लोगों ने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया है, जो पूरा इंडियन रिम जो कंट्री है, इंडियन रिम एसोसिएशन जो है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, उन लोगों ने तैयार किया है एक अर्ली वार्निंग सिस्टम सुनामी के अगेंस्ट। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट एंड असेसमेंट, रिस्क इंश्योरेंस फैसिलिटीज एंड बिल्डिंग रेजिलियंस ऑफ कम्युनिटी, लाइवलीहुड एंड इकोसिस्टम। तो इन एरियाज में हम और फोकस कर सकते हैं। अब कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट की पर्सपेक्टिव से हमें पता होना चाहिए। पहला है सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये 2015 से लेके 2030 तक है। इसमें 7 क्लियर टारगेट्स दिए गए हैं एंड 4 प्रायोरिटी एक्शन टू प्रिवेंट न्यू एंड रिड्यूस एग्जिस्टिंग डिजास्टर रिस्क, ठीक है। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो सेंडाई फ्रेमवर्क को। अभी उतना डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नहीं इसको, ठीक है, अदरवाइज ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप देख लेना, यहाँ पे ये 7 पिलर्स हैं सेंडाई फ्रेमवर्क के। आगे चलते हैं, इंडिया का क्या रोल है इसमें, ठीक है। तो इंडिया बहुत इंक्रीजिंगली अपना जो प्रेजेंस है वो फेल्ट करवा रहा है इन डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव। तो इंडिया ने अपना खुद का एक इनिशिएटिव इसमें लॉन्च किया जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का लेकर जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर किया जाएगा डिफरेंट कंट्रीज के साथ, ठीक है। अभी रिसेंटली CDRI के अंडर इंडिया ने एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया है कॉल आईरिस, ठीक है। किसी को पता आईरिस क्या है? ठीक है, याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट। ये अभी बहुत रिसेंटली ही लॉन्च किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनको हम लोग डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे आईआरएस के अंडर। तो याद रखना, इंडिया और यूके और ऑस्ट्रेलिया ने साथ में मिलकर लॉन्च किया था इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडिया इज सिग्नेटरी टू सेंडाई फ्रेमवर्क जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। इसके अलावा सार्क के अंदर, बिम्स्टेक के अंदर इंपॉर्टेंट पिलर फॉर्म करता है डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर कुछ इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका इंडिया पार्ट है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। फिर बायलेटरल एग्रीमेंट्स भी हैं कई। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड पे आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करना है कि बिल्ड करो ट्रस्ट, ठीक है, कि कंट्रीज एक दूसरे को जो डेटा है वो प्रॉपरली शेयर करें। फिर इंटीग्रेट कर सकते हो टेक्नोलॉजी को, ठीक है, जिससे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया या कम्युनिकेशन फैसिलिटी हो गई ड्यूरिंग डिजास्टर पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट, एनहांसिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। और लास्टली, रियलाइजिंग द पोटेंशियल रोल ऑफ प्राइवेट एंड लोकल ग्रुप्स, ठीक है। तो अभी तक जो प्रीडोमिनेंस है आर्म फोर्सेस का, उसको हटाकर या उनको सप्लीमेंट करें थ्रू प्राइवेट, सिटीजन एंड लोकल ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये था विद रिगार्ड्स टू द क्वाड्स डिजास्टर मैनेजमेंट एग्रीमेंट। इसमें किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? ठीक है, तो कंक्लूजन इसका यही रहेगा कि एंगेजमेंट जो है मल्टीपल स्टेक होल्डर का होना चाहिए, ठीक है, जिसके चलते ना सिर्फ एक कलेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स तैयार होगा, बल्कि
एक अपॉर्चुनिटी भी डेवलप होगी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो यही था विद रिगार्ड्स टू क्वाड्स डिजास्टर मैनेजमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक न्यूज इन शॉर्ट का है। किसका टॉपिक तैयार है? सर मेरा था। हाँ ठीक है मैम, करिए। ठीक है, इंडो पैसिफिक ट्राइलैटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड। तो ये इंडो पैसिफिक के लिए एक कॉर्पोरेशन फंड स्टार्ट करने का सोचा गया है। तो ये इंडिया और फ्रांस ने एक साथ ये स्टार्ट करने का सोचा है। फ्रांस क्यों है इंडो पैसिफिक में? तो हमें पता है कि जो पैसिफिक ओशन है उसमें फ्रेंच टेरिटरीज जो ओवरसीज टेरिटरीज हैं वो आती हैं, जैसे न्यू कैलिडोनिया या फिर फ्रेंच पॉलिनेशिया। तो उनका और यहाँ ओवरसीज टेरिटरीज के साथ फ्रांस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो पैसिफिक में 93% एरिया पैसिफिक में ही आता है। इसलिए ये फ्रांस के लिए एक इंटरेस्टिंग एरिया है। तो इंडिया और फ्रांस ने एक कॉर्पोरेशन फंड स्टार्ट करा है, करने वाले हैं। और ये ट्राइलैटरल मैकेनिज्म है इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया का। ये 3 कंट्रीज हैं एक साथ। तो इसमें अभी इंडिया फ्रांस के बीच बात चल रही है इस फंड के लिए। ठीक है, तो ये फंड क्या करेगा? तो जितने भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैं और इसके अंडर जितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे स्टार सी या फिर आईटेक, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको पैसिफिक आइलैंड नेशंस में वो इम्प्लीमेंट, इनके थ्रू जो भी काम हो रहा है वो इन कंट्रीज में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन सबको। इसके अलावा इंडिया बेस्ड जो इनोवेटर्स हैं और स्टार्टअप्स हैं वो अपने इनोवेशन वर्क्स जो हैं वो दूसरे कंट्रीज में भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, स्पेसिफिकली सिड्स नेशंस में। इसके अलावा है ब्लू इकोनॉमी, और फिर जो नए एरियाज हैं जैसे ब्लू इकोनॉमी या ओशन गवर्नेंस, इनमें कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश करना है। तो ये सारी हैं। ओशन जैसे हमें पता है एक ग्लोबल कॉमन में आता है, तो फ्री एंड ओपन ऑर्डर यहाँ एस्टैब्लिश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए, और ब्लू इकोनॉमी में हमने देखा है कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। अगर फिशरीज सेक्टर का प्रोडक्शन देखा जाए तो लगातार एनुअली 10% के रेट से वो बढ़ ही रहा है इंडिया का। तो हम चाहते हैं कि ब्लू इकोनॉमी में, और अभी इसके साथ ही अभी नेशनल ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी भी इंडिया की आई है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इनको हम इंडिया के बाहर भी लेके जाएं। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी में जो इंडिया मतलब जो नेशनल पॉलिसी है उसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन है, कोई बता सकता है? अर्थ साइंसेज है ना? हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस नोडल मिनिस्ट्री है इसकी। ठीक है, सिग्निफिकेंस हमने देखा कि जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का हमें पता है एक ट्रेड पासेज रूट है जिसमें 40% ट्रेड्स इस रूट से होकर जाते हैं। और साथ ही G20 के जो मेन इकोनॉमीज हैं जैसे चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, ये सारे इन सबको मिला के और बाकी जितनी भी कंट्रीज है पैसिफिक में, वो 62% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी का शेयर है इनका। ठीक है, तो ये रेलिवेंस हो गया। और फिर स्टार सी प्रोजेक्ट क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो ये है सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। इसके अंडर नेटवर्क बिल्ड करना है जिसमें रिसोर्स सेंटर हो और ट्रेनिंग सेंटर्स, साथ ही साथ जितने भी एंटरप्रेन्योरियल वर्क हो रहे हैं उनका एक नेटवर्क बनाना है, ताकि जितने भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट किया जा सके और उससे रिलेटेड नॉलेज को डिसेमिनेट किया जा सके। साथ ही साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर और एक स्कीम आती है, इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन स्कीम, आईटेक स्कीम। तो इसमें क्या है कि इंडिया की जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ये फ्री ट्रेनिंग देती है डिफरेंट कंट्रीज के कैंडिडेट्स को सोलर एनर्जी के फील्ड में। ठीक है, तो 2018-19 में हमने 25 कंट्रीज से
130 के अराउंड कैंडिडेट्स को हमने ट्रेन किया था। तो जितने भी ISA रिलेटेड वर्क्स हैं वो हमें इस कॉपरेशन फंड जो बन रहा है उस वहां से हेल्प मिल सकती है हमें। ठीक है, चैलेंजेस क्या है इंडो पैसिफिक में? तो जैसे सर ने बताया कि चाइना का अग्रेसिव जो मिलिट्री प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक में, तो वो एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अभी सोलोमन आइलैंड में चाइना का परमानेंट मिलिट्री बेस भी है और साथ ही साथ किरिबाती आइलैंड जो है वहां भी मिलिट्री बेस डेवलप करने का चाइना सोच रहा है। तो इससे पता चलता है कि चाइना अपने जो भी अग्रेसिव फुटवर्क है वो इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, वो सभी तरफ फैला रहा है। फिर है थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्लॉक्स। तो जितने भी रूट्स हैं डिफरेंट पोर्ट्स के बीच कम्युनिकेशन रूट्स, तो वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की वजह से या फिर इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स की वजह से एक डर होता है कि कहीं जिनका राइट है उस टेरिटोरियल वाटर में वो ब्लॉक ना कर दे। तो ये कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। साथ ही साथ पायरेसी, टेररिज्म या फिर प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इन सब की प्रॉब्लम्स हमेशा रहेगी। ठीक है, तो इसमें ऐड करना है किसी को? ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड। तो ये एक फंड है जिसके अंडर पैंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस एस्टैब्लिश किया जा रहा है। रिस्पांस फंड की तरह ये एक्चुअली वर्ल्ड बैंक का एक फाइनेंशियल ट्रस्टीशिप मॉडल है। इसके अंडर ये होता है कि WHO को एक वर्ल्ड बैंक को एक ट्रस्टी की तरह फंड का ट्रस्टी बनाया जाता है और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फंड ट्रांसफर करती है। जो डेजिग्नेटेड फंड है, जैसे कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे FIF, ये पूरे ग्रुप को कह रहे हैं, उसमें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन फंड ट्रांसफर करेगी और जिस भी काम के लिए वो फंड बनाया गया है तो उसे डिसबर्स करेगी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जैसे बहुत यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका FIF है वर्ल्ड बैंक में, और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, उसका भी FIF है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक अपना एक सेक्रेटेरिएट भी प्रोवाइड करती है जिससे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल वर्क्स हैं उनको हेल्प मिल सके। और इस जो डिजीज रिलेटेड जो ये FIF बनाई गई है उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट देगा WHO। तो इसमें वही जूनोटिक डिजीज सर्वेलेंस और क्रिटिकल हेल्थ केयर वर्कफोर्स कैपेसिटीज तो और एनर्जी कम्युनिकेशन लैबोरेटरीज, इनको स्ट्रेंथन करेगी। नेक्स्ट है वॉर क्राइम्स। वॉर क्राइम्स डिफाइन किया गया है जिनेवा कन्वेंशन में और साथ ही साथ रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, जिसमें कहता है कि वॉर क्राइम्स इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉज ड्यूरिंग अ डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट और अ वॉर बिटवीन टू स्टेट्स। ठीक है, रोम स्टैट्यूट क्या है और ICC क्या है? तो ICC है एक परमानेंट जुडिशियल बॉडी जो एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह काम करती है टू प्रोसिक्यूट एन इंडिविजुअल ऑफेंडर। तो वो इंडिविजुअल ऑफेंडर एक स्टेट भी हो सकता है या इंडिविजुअल भी हो सकता है। ठीक है, और रोम स्टैट्यूट है जो इस ICC को गवर्न करती है वो डॉक्यूमेंट। ICC का जुरिस्डिक्शन है 4 मेन क्राइम्स के ऊपर। तो जीनोसाइड इसमें आता है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आता है, वॉर क्राइम्स और क्राइम्स ऑफ अग्रेशन। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं अभी, US, चाइना, साथ ही इंडिया और रशिया, इसके मेंबर्स नहीं है ICC के। ठीक है, और ICC का हेडक्वार्टर हेग में है।
इसके अलावा वॉर क्राइम्स को डिफाइन करता है जिनेवा कन्वेंशन, जिसमें कहता है, इसमें कहा गया है कि जीनोसाइड एक वॉर क्राइम नहीं है, क्योंकि वॉर क्राइम कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में होना चाहिए और फिर जब वॉर 2 स्टेट्स के बीच में होना चाहिए। और जीनोसाइड का है कि वो किसी कंट्री में जब वो पीसफुल टाइम में है तब भी जीनोसाइड हो सकते हैं, या फिर स्टेट का जो यूनिलैटरल अग्रेशन है उसमें भी हो सकते हैं जीनोसाइड। और जीनोसाइड के लिए अलग एक कन्वेंशन है। इंडिया जिनेवा कन्वेंशन का मेंबर है और जिनेवा कन्वेंशन प्रोटेक्ट्स करता है सिविलियंस को, और फिर बाकी जितने भी जो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इन फाइटिंग, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जिनेवा कन्वेंशन के अंडर 4 कन्वेंशन है, मेन कन्वेंशन, जिसमें से वैसे मुझे नहीं लगता कि इतने डीप में पूछेंगे मतलब क्वेश्चंस, लेकिन बस नॉलेज बेस के लिए कि 4 कन्वेंशन है, जिसमें सिक पीपल के लिए है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के लिए है, और जो शिपरेक्ट पर्सनल हैं जो सी के थ्रू वॉर में शामिल हैं उनके लिए है, और सिविलियंस के लिए है। आई थिंक अभी रिसेंट एक डेवलपमेंट ये था, म्यांमार का जो केस है रोहिंग्यास के खिलाफ, वो एक कंट्री ने रेज किया था आईसीसी के अंडर, ठीक है। तो कंट्री का नाम याद है क्या किसी को? बहुत छोटी वेस्टर्न एशिया की कंट्री थी, गाम्बिया, ठीक है। तो याद रखना, ये रोहिंग्यास को लेके म्यांमार के जो उस टाइम के जो हेड थे आंग सैन सू की, उनको लाया गया था इस कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो याद रखना। ऑलराइट, कूल, नाइसली एक्सप्लेन बाय मिस मैम नीति मैम। हाँ, लास्ट एक आर्ट कि ये याद रखना है कि आईसीसी का इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन आईसीजे का है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ठीक है। और जो मैम ने अभी पीओडब्ल्यू का बात किया था, ठीक है, तो कुलभूषण यादव का जो केस है वो हम ये इसी कन्वेंशन के थ्रू आईसीजे में लेके गए थे, ठीक है। तो ये याद रखना, आईसीजे इज डिफरेंट, आईसीसी इज डिफरेंट। ऑलराइट, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं, डिमाइस ऑफ फॉर्मर सोवियत प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक है। तो हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाती है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस के अंदर इतनी अच्छे से पूछ ही नहीं है, बट प्रॉब्ली ये सवाल आ सकता है, ठीक है। तो प्रिपेयर कर लेना वर्ल्ड हिस्ट्री में, स्पेशली ये वाला पार्ट। तो मिखाइल गोर्बाचोव जो थे वो यूएसएसआर के लास्ट लीडर कह सकते हैं। उसके बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। सो ही वॉज द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन फ्रॉम 1985 अंटिल इट्स कोलैप्स इन 1991, ठीक है। सो इनके पहले बहुत हार्ड लाइनर सोशलिस्ट जो थे वो रन कर रहे थे यूएसएसआर को, ठीक है। इनके टाइम पीरियड में हमने वो जो सोशलिज्म जो था उसको थोड़ा डाइल्यूट होते हुए देखा, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी थी, वो हमें पता होनी चाहिए। तो पहला ग्लोनास्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ग्लोनास्ट क्या था? ओपननेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। पहले जो यूएसएसआर की गवर्नमेंट थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रिजीम फॉलो करी थी, जैसे चाइना में अभी फॉलो हो रहा है कि कोई न्यूज जो है वो फ्रीली आ नहीं सकती बाहर, ठीक है। सारी की सारी न्यूज सेंसर होती थी और फिर बाहर आती थी, ठीक है। जो चाइना में अभी हो रहा है वो वहां पे हो रहा था, तो इसको पलटा था टू दिस पॉलिसी नोन एज ग्लासनॉस्ट, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी इनकी एक थी पेरिस्ट्रोइका, ठीक है। पेरिस्ट्रोइका एक इकोनॉमिक रिफॉर्म था। यहाँ पे अगर हम इससे पहले की इकोनॉमी की बात करें तो सोशलिज्म में क्या होता है, सब कुछ स्टेट लेड होता है, ठीक है। स्टेट सारे पीएसयू चला रहा होता है, जैसे इंडिया में 1991 के पहले था कि सारे पीएसयूज थे जो कि इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज रन कर रहे थे। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रही थी। तो पेरिस्ट्रोइका के बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया गया, इकोनॉमी को खोला गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया। तो ये चीज पेरिस्ट्रोइका के अंडर हुआ, ठीक है। सो ही वाज सीन एज एन आर्किटेक्ट ऑफ रिफॉर्म हु क्रिएटेड कंडीशन फॉर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। कोल्ड वॉर 1991 के अंदर खत्म होता है विद द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, और कहीं ना कहीं उसके एक इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट मिखाइल गोर्बाचोव भी थे। ऑल्दो उनकी पॉलिसी जो थी वो एक रिफॉर्मेटिव पॉलिसी थी, लेकिन
उस टाइम तक यूएसएसआर जो है वो अपने ही बनाए हुए एक जाल जो था उसमें फंस चुका था, ठीक है। वो बहुत सारे सैटेलाइट स्टेट्स को फीड कर रहा था। सैटेलाइट स्टेट मतलब कि अपने आसपास सोशलिज्म को बढ़ावा देने के लिए उसने बहुत सारे एक पपेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की थी। और पपेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किए तो उनको पैसा भी देना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिज्म या सोशलिज्म जो था उसको स्प्रेड करना चाह रहे थे वो लोग, उसके लिए भी पैसा देना पड़ रहा था। फिर यूएसए से उनकी कांस्टेंट राइवलरी बनी हुई थी, ठीक है, जिसके चलते बहुत ज्यादा वो पैसा खर्च कर रहे थे, लेकिन उतना पैसा वो कमा नहीं पा रहे थे बिकॉज कैपिटलिज्म वाली सोच नहीं थी, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ आउटकम के ऊपर वो सोचते थे कि सबको बराबर मिलना चाहिए। तो असल में वो पैसा नहीं बांट रहे थे, वो गरीबी बांट रहे थे बराबर में, ठीक है। तो इसके चलते वो अपनी ही कब्र खुद खोद डाली उन लोगों ने, ठीक है। सो डाइड इट्स ओन नेचुरल डेथ। इसके अलावा अफगानिस्तान का एक इम्पोर्टेंट इश्यू था यहाँ पे, ठीक है। तो अफगानिस्तान के अंदर ये लोग जो है एक्सपेंशन करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे यूएस ने प्रॉक्सी वॉर किया इनके साथ, ठीक है। जो आज तालिबान जिसको आप जानते हो, वो तालिबान का जो सीड है या उसका जो फाउंडेशन है वो यूएस ने ही रखा था, ठीक है। प्रॉक्सी वॉर करने के लिए उन्होंने मुजाहिदीन तैयार किए थे जो कि यूएसआर की फोर्सेस से लड़े थे अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। जिसके चलते अफगानिस्तान को जीत नहीं पाया था यूएसएसआर, और एक तरीके से डिप्लोमेटिक भी लॉस था, फाइनेंशियल भी लॉस था, और एक तरीके से एक सॉफ्ट बेली साबित हुआ अफगानिस्तान वॉर ऑफ अफगानिस्तान फॉर यूएसएसआर, जिसके बाद उसका डिसइंटीग्रेशन ऑब्वियस हो गया था, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी भी बहुत लिबरल कर दी गई थी। इससे पहले एक बहुत टाइट पॉलिसी चला रहे थे ये लोग, ठीक है। टाइट पॉलिसी इन द सेंस कि जो सैटेलाइट स्टेट थे उनको बहुत रिजिडली गवर्न कर रहे थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने बहुत लिबरली गवर्न करना शुरू कर दिया, सैटेलाइट स्टेट को ऑटोनॉमी देनी शुरू कर दी, ठीक है। और जिसके चलते ये रिफॉर्म्स जो है इसके अंदर ज्यादा मतलब जो आउटकम सोचे थे वो नहीं हुए, बट बहुत ज्यादा लॉसेस और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सामने आने लगा, जिसके चलते धीरे धीरे जो ट्रस्ट था सैटेलाइट स्टेट का वो कम हो गया, और फिर वो निकलते गए और धीरे धीरे पूरा का पूरा यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, ठीक है। बाद में सक्सेसर स्टेट बने, कॉमनवेल्थ स्टेट जिनको बोलते हैं वो लोग। सो रशिया जो था उसने ज्यादातर जो न्यूक्लियर आर्सनल, ज्यादातर नहीं, सारा का सारा न्यूक्लियर आर्सनल जो था वो यूक्रेन और रशिया के पास आ गया था। बाकी बाद में रशिया ने यूक्रेन ने गिव अप कर दिया था अपने न्यूक्लियर आर्सनल, और केवल रशिया के पास रहा था पूरा न्यूक्लियर आर्सनल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इसमें। इसके अलावा मिखाइल गॉर्बाचेव के इंडिया के साथ भी काफी अच्छे रिलेशन थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंडिया को दी थी, जैसे MiG-23 फाइटर जेट्स, MiG-29 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट, T-72 टैंक्स, ठीक है, अभी भी यूज हो रहे हैं। MiG-29 अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी ये सब चीजें चल रही है। ऑल्दो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आफ्टर मिखाइल गॉर्बाचेव शुरू के जो रशियन प्रेसिडेंट थे लाइक बोरिस येल्त्सिन, उनकी कोशिश ये थी कि थोड़ा सा यूएस के साथ अच्छी पॉलिसी बनाए। तो वो यूएस के साथ अच्छी पॉलिसी बनाने के चक्कर में इंडिया के साथ थोड़े से रिलेशन खराब कर लिए थे। जैसे इंडिया को GSLV के लिए क्रायोजेनिक इंजन चाहिए था, वो नहीं दिया रशिया ने, तो ये चीज बाद में हुई उनके, लेकिन इनके पीरियड तक ठीक ठाक रिलेशन थे। इंडिया वॉज द थर्ड वर्ल्ड कंट्री टू लीज न्यूक्लियर सबमरीन फ्रॉम सोवियत यूनियन, ठीक है। अभी बता सकते हो हमारे पास कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन है जो इससे ली हुई है रशिया से हम लोगों ने, न्यूक्लियर सबमरीन? ठीक है, तो नाम याद रखना, ये INS चक्रा करके है। ये एक न्यूक्लियर सबमरीन ली है जो हमने रशिया से ली है। एक हमने एक इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन भी बना रखी है, उसका नाम कोई बता सकता है? चलो ठीक है, याद रख लेना, INS अरिहंत। ये इंडिजीनियस है, ये रशिया से ली हुई है, ठीक है। इसके अलावा साइन दिल्ली डिक्लेरेशन विद इंडिया इन 1986, जिसमें फोकस था न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे और गांधी जी का जो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट है उस पे। In 1988, he was awarded with Indira Gandhi Peace Prize for Peace, Disarmament and Development. ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए मिखाइल गॉर्बाचेव के बारे में। ऑलराइट, तो दिस वाज इट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशन। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ ऐड करना है?
ठीक है।